तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है नागरिक शास्त्र की सुपर मैराथन नंबर 3। इससे पहले नागरिक शास्त्र की ऑलरेडी हम 2 मैराथन करवा चुके हैं। पहली मैराथन में 200 प्रश्नों को कवर किया था, दूसरी मैराथन में 150 प्रश्नों को कवर किया था और ये तीसरी मैराथन है, इसमें भी हम 150 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इस तरह से आपके पास में सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के 500 प्रश्न हो जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला, ये कन्फर्म है। अब जो बचा हुआ टॉपिक था जैसे कि अराजकता हो गई और कुछ वक्तव्य जो बड़े बड़े प्रचारकों विचारकों ने कहे हैं वो हो गए, ठीक है ना, और कुछ किताबें हो गई, कुछ वक्तव्य हो गए, तो ये सब बचे हुए थे, तो इनको आज हम कवर कर लेंगे 150 प्रश्नों में। ये सब कुछ कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी मैराथन टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। इससे पहले कंप्यूटर के 450 प्रश्न हम करवा चुके हैं 3 मैराथन के द्वारा, वो भी आपको देख लेनी है। चैनल के अंदर बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। एमपीएसआई के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी सब्जेक्ट की मैराथन वहां पर पहुंच रही है, ठीक है मेरे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है राज्य की परिभाषा एवं नागरिक शास्त्र यानी कि स्टेट एंड सिविक्स। तो इसके बारे में कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के पोलिस शब्द से हुई है? तो यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है पोलिस और इसी शब्द से पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए 70 से 75% आपको इसमें पॉलिटी ही देखने को मिलती है नागरिक शास्त्र में, लेकिन लगभग 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जो अलग से इसमें ऐड हो जाते हैं। ये नागरिक शास्त्र के कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं जिनके बारे में आज हम ये 150 प्रश्न करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये किसका कथन है? तो टी.एच. ग्रीन का कथन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है बल्कि इच्छा है। अगला, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या होता है? तो राज्य और सरकार। राज्य और सरकार के बारे में हम नागरिक शास्त्र में अध्ययन करते हैं। अगला, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ध्यान रखना, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था और द प्रिंस नामक इनकी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग किया है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से आप लोगों को पता है एमपी आबकारी और एमपी पुलिस कांस्टेबल में अपने सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं, इसी तरह से एमपीएसआई के एग्जाम में भी जितने भी 10 सब्जेक्ट हैं, ये सभी 10 सब्जेक्ट के कंप्लीट प्रश्न आपको अपने सुपर नोट्स से ही देखने को मिलेंगे, इन्हीं मैराथन्स में से ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सुपर नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। क्या क्या मिलने वाला है इसमें? तो आपको सभी 8 से 9 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स यानी कि थ्योरी नोट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा जितनी भी मैराथन हमने करा रखी हैं ये सारी मैराथन आपको मिल जाएंगी और एमसीक्यू भी करा रखे हो, सारे एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मात्र 199 रुपये में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जल्दी से लेकर के अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले आप जिन लोगों ने नोट्स ले लिए उनको बता दें, सबसे पहले आपको मैराथन्स कंप्लीट करनी है। जितनी भी मैराथन की पीडीएफ आपको दी है वो पूरी मैराथन आपको पढ़ लेनी है। जिस सब्जेक्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो उसकी आपको बाद में थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। तो आपको पहले मैराथन्स पूरी कंप्लीट कर लेनी है। और जो अभी स्पेशल टॉपिक एमपी आबकारी और एमपी पुलिस में ईएसबी के द्वारा पूछे गए हैं, जैसे कि डैम हो गया या रेलवे कोड हो गया, तो स्पेशल टॉपिक की भी पीडीएफ आपको भेजी जाएगी, तो उनको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ते हैं तो आप आराम से 5 से 6 या फिर 6 दिनों में इस पूरी नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए दिनों में आप रिवीजन कर लीजिए तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश जेल रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल पैरी की भी वैकेंसी आने वाली है। आपको पता है मार्च में एग्जाम है, 1467 पोस्ट आई हुई हैं। इनके भी कंप्लीट नोट्स मात्र 189 रुपये में उपलब्ध हैं। वैसे जो लोग एमपीएसआई के नोट्स ले लेंगे उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी नोट्स लेने की, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने हाई लेवल का दिया गया है कि आपको ये अपने आप ही इसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम में आपकी एमपीएसआई के नोट्स काम आने वाले हैं। प्राप्त कैसे करना है? छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7052547003 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको सेंड कर देना है। नीचे लिख देना है एमपीएसआई नोट्स। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको एमपीएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आपके पास में नोट्स पहुंचेंगे बीच में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई होगी, उसी लिंक पर क्लिक करना है और फॉलो कर लेना, ठीक है। केवल नोट्स लेने वालों को ही व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो लोग इस क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, सर फोन पे नंबर दे दीजिए। फोन पे नंबर आपको मिल जाएगा, वहां पर पेमेंट करके अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न।
चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के 4 आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार और संप्रभुता होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आपको कहीं पर दिखाई दे रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम राज्य कहेंगे। तो ये 4 तत्व होते हैं, ये कई बार पूछे भी गए हैं। एमपीपीएससी में बेसिकली यहाँ से प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसे माना जाता है? तो संप्रभुता, सोवरेनिटी को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7, राज्य ओक या बलूत के वृक्ष से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है। ये वक्तव्य किसने कहा? थे प्लेटो महोदय का वक्तव्य है। ये मानकर के चलिए कि 3 से 4 वक्तव्य आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो वो सब इसी में से आ जाएंगे। सारे वक्तव्यों को, जो मेन वक्तव्य कहे गए हैं, उन सबको हमने कवर कर लिया। प्रसिद्ध जो विचारक लोग हैं उनके सारे वक्तव्यों को कवर किया है। अगला, लिवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थॉमस हॉब्स महोदय हैं, जिन्होंने लिवियाथन पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न नंबर 10, राज्य की उत्पत्ति का सबसे मान्य और वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा? तो सबसे पुराना आपको बता दिया। अगर मान्य की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो है ऐतिहासिक या फिर विकासवादी सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, रक्त का संबंध समाज को जन्म देता है और समाज अंत में राज्य को जन्म देता है। ये किसने कहा है? तो ये मैकाइवर महोदय ने कहा है। सिटीजन एंड स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आर एस शीर्ष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, सिटीजन एंड स्टेट। अगला, संप्रभुता या अद्वैतवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो जॉन ऑस्टिन महोदय ने संप्रभुता या फिर अद्वैतवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। संप्रभुता का बहुलतावादी सिद्धांत ये किसने दिया है? तो ये लॉस्की और लिंडसे महोदय ने दिया। ये पूरे सिद्धांत आपसे पूछे जाएंगे, भैया ये सिद्धांत किसने दिया है, ये सिद्धांत किसने दिया है। तो यही एक पार्ट आपका बचा रह जा रहा था। हमने कहा चलो इसको भी कवर कर लेते हैं, तो आपके लगभग 500 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। और आज ही हम इन 500 प्रश्नों की पीडीएफ एक साथ कंपाइल करके आपको दे देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो एमपीएसआई का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तो जल्दी से नोट्स लेकर के आप उस ग्रुप में शामिल हो जाइए, है ना, क्योंकि जब एक बार पीडीएफ पड़ जाती है उसके बाद आप ग्रुप में शामिल होते हैं, फिर आपको कुछ दिखता नहीं है, नई पीडीएफ ही आपको दिखती है। तो अभी आप तुरंत शामिल हो जाइए, तो 500 प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो शास्त्रीय उदारवादियों ने कहा था कि राज्य एक आवश्यक मतलब कि आवश्यक बुराई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उदारवाद की शुरुआत करते हैं। यहाँ से उदारवाद के प्रश्नों को कर लेते हैं। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉन लॉक महोदय को उदारवाद का जनक माना जाता है। अगला, उदारवाद का मूल तत्व क्या होता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। तो वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसको हम कहते हैं उदारवाद का मूल तत्व। अगला, टू ट्री टाइटेज ऑन गवर्नमेंट, ये किसकी रचना है? तो ये है जॉन लॉक महोदय की रचना है। यही उदारवाद के जनक माने जाते हैं। उदारवाद के बारे में इसी किताब में बताया गया है। अगला, अहस्तक्षेप का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो शास्त्रीय उदारवाद यानी कि आर्थिक उदारवाद से संबंधित है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अगला है, सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किसने किया था? तो टी एच ग्रीन और लॉस्की, इन दोनों के द्वारा सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया गया था। आधुनिक उदारवाद यानी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक न्याय और समानता, ये आधुनिक उदारवाद की मुख्य जो है लक्ष्य होता है। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया? तो नकारात्मक उदारवाद का यह सिद्धांत है, जो यह कहता है कि भाई स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे एस मिल जो है वो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है। आगे बढ़ते हैं, नव उदारवाद के प्रमुख विचारक कौन है? तो फ्रेडरिक हॉये और रॉबर्ट नोजिक के द्वारा नव उदारवाद को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, उदारवाद किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन करता है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थन करता है उदारवाद। आगे बढ़ लेते हैं, उपयोगिता का जनक किसे कहा जाता है? तो जेरेमी बेंथम को उपयोगिता का जनक कहा जाता है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो बेंथम के द्वारा दिया गया है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये जो है 3 प्रमुख अधिकार माने हैं जॉन लॉक महोदय ने। किस विचारक ने संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो जॉन लॉक महोदय ने संपत्ति के विचार को सबसे महत्वपूर्ण माना है। अगला है, द रोड टू सर्फडम, ये किसकी रचना है? तो एफ ए हॉयेक महोदय की रचना है, द रोड टू सर्फडम। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं अराजकतावाद। ठीक है, चलिए अराजकतावाद के कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं, बाद में इन सब के 50 प्रश्नों को मिक्स हम लास्ट में कर लेंगे, है ना। तो 50 प्रश्न आपको मिक्स वाले मिल जाएंगे। चलिए, अराजकतावाद का मूल मंत्र क्या होता है? तो राज्य का अंत और सत्ता का अभाव, ये मुख्य काम होता है अराजकता। कहते नहीं भैया वहाँ पर तो अराजकता फैल गई है, यानी कि वहाँ की जो सरकार है वो गिर गई है और सेना ने अपने हाथ में शासन ले लिया, जिसको हम अराजकता कहते हैं। संपत्ति चोरी है, बताइए ये सिद्धांत, यह कथन किसका है? तो प्रूथो ने कहा है संपत्ति चोरी है। अगला,
अराजकतावाद किस संस्था को मनुष्य की स्वतंत्रता में सबसे बड़ी बाधा मानता है? तो राज्य को सबसे बड़ी बाधा मानता है अराजकतावाद। आधुनिक अराजकतावाद का जनक किसे माना जाता है? विलियम गॉडविन को आधुनिक अराजकतावाद का जनक मानते हैं। अगला, म्यूचुअल एड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पीटर क्रोपोकटिन। ठीक है, तो पीटर क्रोपोटकिन जो है वो म्यूचुअल एड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला, दार्शनिक अराजकतावादी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी और लियो टॉल्स्टॉय को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। अगला, अराजकतावादी समाज में कानून का स्थान कौन लेता है? तो नैतिक नियम और आपसी समझौते अराजकतावादी सिद्धांत में कानून का स्थान लेते हैं। गॉड एंड द स्टेट ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये मिखाइल बाकुनिन की प्रसिद्ध कृति है, गॉड एंड द स्टेट। अगला देखते हैं, यही किताबें आपको देखने को मिलेंगी। आप देखना एग्जाम देने के बाद जब हम एनालिसिस कराएंगे हर दिन का, आपको बताते चलेंगे, देखो ये वाला पुस्तक अपने उस वाली पीडीएफ से आई है, ये पुस्तक उस पीडीएफ से आई है, आपको दिखा भी देंगे। ठीक है। अगला, बाकुनिन किस प्रकार के अराजकतावाद के समर्थक थे? तो क्रांतिकारी अराजकतावाद के समर्थक थे। कौन? बाकुनिन। अगला, अराजकतावाद और साम्यवाद में क्या समानता है? दोनों राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं, ये दोनों में समानता होती है। अगला, अराजकतावादी निजी संपत्ति के बारे में क्या सोचते हैं? वे इसे शोषण का साधन मानते हैं कि भाई जो निजी संपत्ति है ना, वो लोगों ने बाकी लोगों का जो है शोषण करके ही प्राप्त किया है। तो ये क्या है कि अमीर लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं, एक तरह से ये बात कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्य एक हिंसक संस्था है, ये किसका मानना है? तो अराजकतावादियों का मानना है कि भाई राज्य एक हिंसक संस्था है। टॉल्स्टॉय के विचारों में कौन सर्वाधिक प्रभावित था? तो महात्मा गांधी जो हैं वो टॉल्स्टॉय के विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। अराजकतावाद धर्म के बारे में क्या विचार रखता है? तो ये धर्म को भी एक मानसिक बेड़ी मानता है, धर्म को भी नहीं मानता है अराजकतावाद। अगला, क्रोपोटकिन ने समाज के संचालन के लिए किस सिद्धांत पर बल दिया है? तो सहयोग यानी कि कॉपरेशन के सिद्धांत पर बल दिया है क्रोपोटकिन ने समाज के संचालन के लिए। आगे बढ़ते हैं, सरकार के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का आदर्श उदाहरण कौन है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन में आपको संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलेगी, वहीं से हमने इसको लिया है अपने संविधान में। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। अगला, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो ये मानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक। आगे बढ़िए, वहां पर प्रेसिडेंट मुख्य होता है यानी राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। अपने यहाँ कौन होता है? अपने यहाँ प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। आगे बढ़ते हैं, अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संविधान के प्रति राष्ट्रपति उत्तरदायी होगा। ठीक है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, संविधान के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला, एकात्मक शासन की मुख्य विशेषता क्या है? तो शक्तियों का केंद्र में निहित होना एकात्मक शासन कहलाता है, यानी सारी पावर जो है केंद्र के हाथ में होती है, जैसा आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। अगला, संघात्मक शासन यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है में शक्तियों का विभाजन किसके बीच होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच, ये अपने यहाँ पर है। ठीक है, संघात्मक शासन जो है अपने यहाँ पर है। अनुसूची 7 जो है वो राज्य और केंद्र की शक्तियों का वितरण करती है। आगे, भारतीय संविधान को अर्धसंघी क्वासी फेडरल किसने कहा है? तो ये केसी वियर के द्वारा कहा गया है, भारतीय संविधान अर्धसंघी है, क्वासी फेडरल है। अगला, शक्ति पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत किसने दिया है? तो मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। द स्पिरिट ऑफ लॉस में इनकी ये किताब है, द स्पिरिट ऑफ लॉस, इसमें दिया गया है। लचीला संविधान किस देश की विशेषता है? तो ब्रिटेन की विशेषता लचीला संविधान है, और ये लचीलापन हमने ब्रिटेन से सीधे अपने संविधान में ले लिया है। हमारा भी संविधान लचीला माना जाता है। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये किसकी अवधारणा है? यह अवधारणा किसने दी है? तो एच.वी. डॉयसी महोदय द्वारा दी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छाया मंत्रिमंडल यानी कि शैडो कैबिनेट किस देश की प्रशासनिक विशेषता है? तो ये भी ब्रिटेन की प्रशासनिक विशेषता है। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है? तो बहु कार्यपालिका यानी कि प्लूरल एजुकेटिव पाए जाते हैं। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। अमेरिका में अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत क्यों अपनाया गया? तो शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अमेरिका में अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया था। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस। अगला, द्विसदनात्मक व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो विधायिका के 2 सदन का होना ही द्विसदनात्मक व्यवस्था कहलाती है, जैसा कि अपने यहाँ पर है, लोकसभा है और राज्यसभा है। अगला, एकात्मक राज्य का एक उदाहरण दे दीजिए। तो एकात्मक राज्य की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस, जापान और ब्रिटेन, ये एकात्मक राज्य कहलाएंगे। चलिए अगला है दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स। अब ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, यहाँ से किस तरह के प्रश्न आएंगे, आइए उनको देख लेते हैं। तो दबाव समूह को अदृश्य समाज, ये किसने कहा है? तो ये H.E. फाइनल महोदय के द्वारा दबाव समूह को यानी प्रेशर ग्रुप्स को अदृश्य साम्राज्य कहा गया है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर क्या होता है? तो दबाव समूह जो है वो चुनाव नहीं लड़ते, जबकि राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ते हैं। तो यही मुख्य अंतर होता है प्रेशर ग्रुप और राजनीतिक दल में। आगे,
अगला है लॉबिंग की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से किस देश में प्रचलित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉबिंग की कार्यप्रणाली प्रचलित है। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव बनाना। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कहते हैं भैया ये हमारा समूह है और हमें इसकी रक्षा करनी है, इसके लिए ही काम करना है, इसके लिए हम सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, ठीक है? यही दबाव समूह कहलाते हैं। भारत में फिक्की यानी कि FICCI किस प्रकार का समूह है? तो ये व्यावसायिक दबाव समूह है। ये सरकार पर प्रेशर बनाता है कि भैया आपको व्यावसायिक लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए ही नीतियों का निर्माण करना है। अगला, दबाव समूह को तीसरा सदन ये किसने कहा है? तो हरमन फाइनर महोदय ने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा है। अगला, ओमंड और पॉवेल ने दबाव समूह को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 भाग हैं? संस्थात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक और प्रदर्शनकारी, ये 4 भाग होते हैं ओमंड और पॉवेल के अनुसार। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का समूह माना जाता है? तो प्रदर्शनकारी या फिर मुद्दा आधारित समूह माना जाता है। नर्मदा को बचाने के लिए प्रदर्शन किए गए थे और यह एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। अगला, दबाव समूह अपना प्रभाव जमाने के लिए कौन से साधन अपनाते हैं? तो ये क्या करते हैं? प्रचार करेंगे, गोष्ठियां करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लॉबिंग करेंगे। तो इस प्रकार के साधन को अपनाते हैं जो है दबाव बनाने के लिए। क्या दबाव समूह राजनीतिक उत्तरदायित्व लेते हैं? तो भाई दबाव समूह राजनीतिक उत्तरदायित्व नहीं लेते। उनका ये मतलब नहीं रहता भाई ये सरकार को क्या इससे हानि होगी, क्या करना पड़ेगा सरकार को, उससे उनको मतलब नहीं है। बस जिस समूह के लिए हम कार्य कर रहे हैं उसके हितों को साधने का कार्य करते हैं। अमेरिका फेडरेशन ऑफ लेबर किस देश का दबाव समूह है? तो ये USA का दबाव समूह है। दबाव समूह किस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहायक होते हैं? तो ये बहुलतावादी लोकतंत्र में सहायक होते हैं। तो दबाव समूह समझिए होता क्या है। मान लीजिए कि अब इसमें अभी किसी का एग्जाम्पल ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे समझा? देखो मान लो कि कोई पर्टिकुलर 50 लोग हैं, ठीक है? अब ये 50 लोग बहुत दबे कुचले साइड से आते हैं। अब इनके हितों की रक्षा करने के लिए इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है? अब ये ग्रुप क्या करेगा? इनके लिए जो है सरकार से डिमांड करेगा, ठीक है? और दबाव बनाएगा, अगर आप इनके हितों का रक्षा नहीं करते हैं तो भाई फिर आपको हम चुनाव में देख लेंगे, ठीक है? तो ये जो ग्रुप बनते हैं इन्हीं ग्रुप को हम दबाव ग्रुप कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण फिक्की हो जाएगा, FICCI। फिक्की क्या है? तो ये व्यावसायिक लोगों का दबाव समूह है, यानी कि इसमें व्यावसायिक लोग रहते हैं, व्यावसायिक लोग शामिल रहते हैं। सरकार अगर व्यावसायिक लोगों के खिलाफ कोई भी कानून लाती है तो ये सब लोग मिलकर के सरकार पर ये प्रेशर बनाते हैं इस कानून को समाप्त किया जाए। जैसे अभी ड्राइवर वाला देख लीजिए, सही एग्जांपल मिल गया। ड्राइवर वाला आपने देखा था ना, ड्राइवर के खिलाफ जो एक कानून आया था, खिलाफ नहीं कह सकते हैं, वो हिट एंड रन केस वाला जो कानून आया था कि भाई अगर हिट करके आप भागते हो तो आपको सजा दी जाएगी। तो सभी ड्राइवर लोग मिलकर के सरकार पर ये दबाव बना रहे थे कि भाई इस कानून को हटाया जाए। तो कुछ समय के लिए या फिर कह सकते हैं अभी अनिश्चित काल के लिए उस कानून को रोक दिया गया है। तो इन लोगों ने क्या किया? ये ड्राइवर्स के समूह ने प्रेशर बनाया सरकार पर, सरकार ने उस कानून को रोक दिया है, ठीक है? तो इसी को हम कहते हैं दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स। अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलो भाई, अगला है हित समूह और दबाव समूह में क्या अंतर होता है? तो जब हित समूह राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करने लगता है तो वह दबाव समूह बन जाता है। अभी तक किसी मतलब ड्राइवर लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा भाई अपने हितों का ध्यान रखा जाए, कोई समस्या होगी तो अपन बात करेंगे, ठीक है? लेकिन जब कानून बना तो ड्राइवर लोगों ने क्या किया? राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, यानी कि राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करने लगे कि भैया अगर हमारे खिलाफ कानून आया तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो अभी तक ये हित समूह था, लेकिन जब राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करने लगा तब ये क्या बन गया? प्रेशर ग्रुप बन गया। आगे बढ़ते हैं। दबाव समूह के अध्ययन को राजनीति विज्ञान में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो ये ऑर्थन बेंटल महोदय ने लोकप्रिय बनाया था। इनकी किताब थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अगला, राजनीतिक दलों के दबाव समूह किस रूप में कार्य करते हैं? तो सूचनाओं के स्रोत और समर्थन के आधार पर कार्य करते हैं। अगला, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नंबर 6, प्रजातंत्र एवं लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। चलिए शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वक्तव्य किसका? ये तो पूछा ही जाएगा 101%। इसको लिख लो भैया, आउट कर दिया पेपर सर ने। 101% पूछा जाएगा कि लोकतंत्र का जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन, ये किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है। अगला, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी शब्द किन 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है? तो डेमोस और क्रेसिया, इनसे मिलकर के बना है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी का घर किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को डायरेक्ट डेमोक्रेसी का घर कहते हैं। आधुनिक युग में किस प्रकार का लोकतंत्र प्रचलित है? तो अप्रत्यक्ष या फिर प्रतिनिधित्वात्मक जो लोकतंत्र है ये यहाँ पर प्रचलित है वर्तमान में। अगला, डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जियोवानी सार्टोरी जो है वो डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगला, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो जनता के पास होती है, जैसा भारत में होता है। भारत की जनता के पास में शक्ति होती है। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, यानी कि जो पहला शब्द है वही हम है, हम मतलब कि जनता। तो जनता में पूरी शक्ति निहित होती है।
अगला, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें हर व्यक्ति का हिस्सा होता है। किसने कहा है? सीले महोदय ने कहा है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा, गरीबी और जातिवाद, ये लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या होती है। वयस्क मताधिकार का समर्थन करने वाले पहले उदारवादी विचारक कौन थे? तो जे.एस. मिल महोदय। महिलाओं को मताधिकार देने का प्रबल समर्थन ये किसके द्वारा किया गया था? जे.एस. मिल के द्वारा ही किया गया था। जनमत, पब्लिक ओपिनियन का क्या अर्थ होता है? तो बहुमत का वह विचार जो जन कल्याण पर आधारित हो उसे हम जनमत कहते हैं। लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये पेरेटो, मोस्का और मिचेल्स, इन तीनों लोगों के द्वारा दिया गया था लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत पूछे जाएंगे, फिर से आपसे कह रहे हैं इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, है ना। अगला, आयरन लॉ ऑफ ओलिगोर्की यानी कि अल्पतंत्र का लौह नियम किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा। लोकतंत्र के बहुलतावादी सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो यह है रॉबर्ट डहल। इन लोगों का नाम याद करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। एक भी नंबर नहीं छोड़ना, एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, राजनीतिक समानता की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो भाई एक व्यक्ति एक वोट, ये राजनीतिक समानता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति एक बार में क्या मतलब कि एक व्यक्ति एक ही बार वोट कर सके, ऐसा नहीं भैया यहाँ पर भी वोट कर रहा है, यूपी चला गया वहाँ पर भी कर दिया, एमपी चला गया वहाँ पर भी कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं समाजवाद यानी कि सोशलिज्म की। चलिए, तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन महोदय के द्वारा किया गया था। अगला, वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि साइंटिफिक सोशलिज्म का जनक किसे मानते हैं? कार्ल मार्क्स को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कीजिए। आगे बढ़ते हैं। भाई लाइक नहीं किया आप लोगों ने, जल्दी से लाइक करो पहले, तभी आगे बढ़ेंगे। लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं, पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत अभी जाकर के शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के पास में, उन सभी ग्रुप्स में, उन सभी स्टडी ग्रुप्स में, उनके पास में पहुंचाना है कि भैया कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर डेली मिल रहे हैं, हर सब्जेक्ट के मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपका कर्तव्य है। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी लिंक शेयर कर देना। शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, इस तरह का एक निशान बना होगा, उससे आप इसको शेयर कर सकते हैं, अपने इष्ट मित्र जनों तक इसको पहुँचा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला, दास कैपिटल, ये प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ये कार्ल मार्क्स की है। फेबियन समाजवाद का विकास किस देश में हुआ है? तो ये इंग्लैंड में हुआ है। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। स्टार मार्क कर लेना, फेबियन सोसाइटी 1884। अगला, अब तक के समाज का इतिहास वर्ग का इतिहास है, किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा है। ये भी स्टार वाला प्रश्न है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो लोकतांत्रिक साधनों से सामाजिक न्याय को प्राप्त करना ही लोकतांत्रिक समाजवाद का मुख्य लक्ष्य होता है। अगला, गिल्ड समाजवाद का संबंध किस देश से है? तो ये ब्रिटेन से है। समाजवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? समाज या फिर राज्य का। यूटोपियन यानी काल्पनिक समाजवादी विचारक कौन थे? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवेन, ये काल्पनिक समाजवादी सुधारक थे। चलिए, शतक अपना लग चुका, यानी 100 सेंचुरी पूरी हो चुकी है। 101 का सगुन भी कर देते हैं। प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, ये कथन किसने कहा था और किसके लिए कहा था? साम्यवाद के लिए मार्क्स महोदय ने कहा था। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। साम्यवाद को हम मार्क्सवाद भी कहते हैं। अगला, संशोधित समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो एडवर्ड बर्नस्टीन को हम संशोधित समाजवाद का जनक मानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये संशोधित समाजवाद। अगला, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कब प्रकाशित हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण है, 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था। धर्म को जनता की अफीम, ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। अगला, राज्य के विलुप्त हो जाने का विचार ये किसने दिया था? विड्रॉइंग अवे फ्रॉम ऑफ द स्टेट, ये किसने किया था? यानी कि विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, ये विचार किसने दिया था? मार्क्स और एंजल्स महोदय ने दिया था। अगला, चलिए अब हम मिक्स प्रश्नों को देख लेते हैं, यानी कि लगभग 50 प्रश्न आपको यहाँ पर मिक्स मिल जाएंगे सबके, ठीक है। तो पहला है मिक्स यानी मिसलेनियस प्रश्न, वन लाइनर पार्ट 1। शुरुआत करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रूसो। महत्वपूर्ण है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पुस्तक के लेखक रूसो हैं। अगला, सामान्य इच्छा जनरल विल का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो महोदय ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये भी रूसो के वक्तव्य है। रूसो के जितने भी वक्तव्य हैं वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल पूछे जाएंगे। संप्रभुता के वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन बोंदा महोदय के द्वारा किया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। ये पुस्तक भी कई बार पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। शक्ति की राजनीति, पावर ऑफ पॉलिटिक्स का विचार किसने दिया था? तो हंस जे मॉर्गेंथो के द्वारा दिया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता को। ये भी अति महत्वपूर्ण है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो H.J. लॉस्की महोदय ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं। अगला है, अधिकार वे सामाजिक शक्तियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। किसने कहा था? लॉस्की ने कहा था। आगे बढ़िए।
अब 114 नंबर देखिए, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, जॉन ऑस्टिन ने कहा है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसने दिया? ये अरस्तू ने दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वितरण सिद्धांत अरस्तू ने, ठीक है। अगला, आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण का जनक किसे मानते हैं? डेविड ईस्टन को मानते हैं। अगला, इनपुट आउटपुट मॉडल किसने दिया था? तो डेविड ईस्टन ने दिया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो यह है गैब्रियल ऑमंड महोदय। अगला, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, किसने कहा था? मैकाइवर और लॉस्की के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, मिश्रित वन लाइनर पार्ट नंबर 2। सिटीजनशिप का अर्थ क्या होता है? तो राज्य की पूर्ण सदस्यता लेना ही सिटीजनशिप, यानी कि कह सकते हैं इसको जैसे कि सिटीजनशिप का अर्थ क्या होता है? देखो, सिटीजनशिप का अर्थ है कि आप जिस देश में निवास कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। इसी नागरिकता को ही हम सिटीजनशिप कहते हैं और इसके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स बने रहते हैं। अभी सिटीजनशिप को लेकर के बहुत सारी समस्या यहाँ पर चल रही है, बहुत सारे बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा रहा है ना, तो ये सिटीजनशिप वाला क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। राज्य की पूर्ण सदस्यता ही सिटीजनशिप कहलाती है। अगला, कानून के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो रीति रिवाज, धर्म, न्यायिक निर्णय और विधायिका, ये कानून के मुख्य स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, वीडियो हो चुकी है 26 मिनट की, तो मुश्किल से 10 मिनट और लगेंगे, ठीक है। 10 से भी कम टाइम में आपके 150 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? गैब्रियल ऑमंड महोदय ने। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किस क्रांति का आधार बना था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति का आधार बना था प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स। अगला, न्याय को उचितता यानी फेयरनेस के रूप में किसने परिभाषित किया है? जॉन रॉल्स महोदय ने। प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, यही राष्ट्रपति का जो है चुनाव भी करवाती है इसी आधार पर। अगला, वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये राजनीतिक और कानूनी अधिकार है, दोनों ध्यान रखना, राजनीतिक और कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और वह अच्छे जीवन के अस्तित्व से बना हुआ है, किसने कहा था? ये अरस्तू ने कहा था। अरस्तू के भी कथन आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। किसे राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला, राज्य के आंगिक सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनिक थ्योरी, ये किसने दिया था? तो ये हार्बर्ट स्पेंसर महोदय ने राज्य की आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अग्रिम मतदान का सुझाव किसने दिया? तो J.S. मिल ने अग्रिम मतदान का सुझाव दिया था। अगला है, वैज्ञानिक भौतिकतावाद का जनक कौन है? थॉमस हॉब्स महोदय वैज्ञानिक भौतिकतावाद के जनक है। अतिरिक्त मूल्य यानी कि सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज, ये साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य होता है। चलिए, अब नंबर 10 में हम विविध महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। देखिए, जो बहुत पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल मैन का पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है H.M. लिप्सिट। अगला, द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत का विचार किसने दिया था? तो ये फ्रांसिस फुकुयामा ने। दबाव समूह को अनाम साम्राज्य किसने कहा था? S.E. फाइनर महोदय ने। अगला, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्यायिक विशेषता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची, अभी आपको बताया था, यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास में है, कुछ राज्य के पास में है। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों जो है कानून बना सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया था। शून्यकाल, जीरो आवर, किस देश की संसद की देन है? तो भारत में चलता है शून्यकाल यानी जीरो आवर। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था मैक्स वेबर महोदय ने। अगला है, अल्पतंत्र का लौह नियम किस संगठन पर लागू होता है? तो राजनीतिक दलों पर लागू होता है। अगला प्रश्न देखिए, संप्रभुता का लैटिन मूल शब्द क्या है? तो ये है सुप्रानस शब्द से मिलकर के संप्रभुता बना हुआ है और ये लैटिन शब्द है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, ये किसने कहा है? तो सीले महोदय ने कहा है। अधिकार वे मांगे हैं जिन्हें समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है, ये किसने कहा है? तो ये बोसांके महोदय ने कहा है। अगला देखिए, हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? KP जायसवाल, महत्वपूर्ण है हिंदू पॉलिटी, ठीक है। अगला, पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये हंस J. मॉर्गेंथो महोदय की पुस्तक है, ये भी महत्वपूर्ण है। लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का आधार क्या है? उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण ही लोक कल्याणकारी राज्य की जो है अवधारणा का आधार होता है। अगला, उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण,
ये तो आपको बता दिया ना। ये देखिए, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ में होता है। ये किसने कहा है? गार्नर महोदय ने कहा है। तो ये कुछ वक्तव्य थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो पॉलिटिक्स, ये क्या कहते हैं, सिविक्स से 3 से 4 आपसे वक्तव्य पूछे जाएंगे और लगभग 2 से 3 किताबों के नाम पूछे जाएंगे, है ना। तो वो सब आपको इस वाली वीडियो में हमने करा दिया है। इसकी पीडीएफ जो लोग नोट्स लेंगे उनके नोट्स वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 7052547003, इस पर आपको व्हाट्सएप कर लेना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो भैया जल्दी से, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास में और लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए, आप जैसे कमेंट करने जाएंगे, प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो और अच्छी बात है। कमेंट करने जाएंगे तो आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, है ना, 180 पॉइंट, तो हाइप कर देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, हाइप कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हम जल्द ही साइंस का लेकर के आने वाले हैं। अभी मैथ की भी मैराथन आने वाली है जो आपके एमपी पुलिस में पूछे गए हैं। हालांकि मैथ आपके इस एग्जाम में नॉर्मल मैथ आएगा, क्योंकि अलग से उन्होंने बताया नहीं है, सिर्फ बोल रखा विश्लेषणात्मक क्षमता। विश्लेषणात्मक क्षमता का अर्थ है कि जो आंकड़े होते हैं उसका विश्लेषण आपको करना रहेगा, यानी कि अर्थमेटिक ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।